you all, this is Mansi. Welcome back to the channel. I hope आप लोग बहुत मजे में होंगे और अपनी समर वेकेशंस मस्त एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। सो इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसका नेम है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो इस चैप्टर में हम डेटा हैंडलिंग सीखेंगे। अब उससे पहले पता होना चाहिए डेटा होता क्या है, और बहुत बार आपने लोगों को देखा होगा इसको बोलते हैं डाटा। सो डाटा करेक्ट वर्ड नहीं है, इसको हम बोलते हैं डेटा, ठीक है। जैसे हम एजुकेशन बोलते थे, फिर उसको बोलने लगे एडुकेशन। तो इसी तरीके से कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है विद टाइम, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मिस प्रोनाउंस होते आ रहे हैं और हम एक पॉइंट पे आके भूल जाते हैं कि इसको करेक्टली प्रोनाउंस कैसे करते। तो ये डाटा नहीं होता, इसको हम बोलते हैं डेटा। अब ये होता क्या है डेटा? देखो, डेटा हमारा होता है लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कह सकते हो। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी और वो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं हमारे पास इस चीज का डेटा है। जैसे आपने क्लास में, आपकी मान लो 40 स्टूडेंट्स है, आपने हर स्टूडेंट से जाके पूछा तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा वेट कितना है, और इस सारी चीज की आपने लिस्ट बनाई। तो मतलब अब आपके पास क्लास में जितने बच्चे हैं सबके कितना कितना वेट है, वो आपके पास लिस्ट है, वो आपके पास इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन, इसी लिस्ट को हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, सो इस चैप्टर में हम बहुत सारे ऐसे अलग अलग डेटास देखेंगे, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये सीखेंगे, कैसे प्रेजेंट करना है ये सीखेंगे, ताकि उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे देखते हैं अभी। सो पहला हमारा टॉपिक है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो कलेक्टिंग क्या होता है? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि भाई आप लोगों ने, आपने जाके बच्चों से पूछा तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा वेट कितना है, तो तुमने क्या किया? डेटा कलेक्ट करा है, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ये वर्ड तो आपने घर पे भी सुना होगा। मान लो मम्मा ने आपको एक अलमीरा दे दी, ठीक है। अब उस अलमीरा में आपके पास बहुत सारे कपड़े थे, आपने सारे कपड़े उसमें ठूस दिए। तो ये क्या हुआ? ये तो अभी आपने सारा बस उसमें इंफॉर्मेशन रखी है। लेकिन अगर मम्मा कहे कि चुपचाप इस अलमारी को साफ करके समेटो, तो आप क्या करोगे? एक साइड पे सारी शर्ट्स लगाओगे, इधर सारी जीन्स। इस तरीके से क्या किया आपने? अब कपड़ों को ऑर्गेनाइज किया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब अलमीरा को खोलो तो आराम से आपको चीजें मिल सके। इसी तरीके से डेटा को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। आओ अब देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, दो जने बातें कर रहे हैं। वो लड़की बोलती है क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, और आगे वो बोलता है आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट हॉकी इज द गेम आई लाइक मोस्ट। तो इसको तो क्रिकेट पसंद है, वो कहता है कि हाँ मैं भी कभी कभी क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा हॉकी पसंद है। फिर वो कहती है आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। तो वो कह रही है लेकिन मुझे लगता है हमारी क्लास में ना क्रिकेट जो है सबसे पॉपुलर होगा। तो वो कहता है आई एम नॉट श्योर हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। सो वो कहता है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारी क्लास में सबसे पॉपुलर गेम क्या है, क्या तरीका हो सकता है फाइंड करने का? एक लिस्ट बना लो, सारे बच्चों से पूछो वो क्या क्या गेम्स बोलते हैं, और यही किया इन्होंने। देखो जरा, नरेश एंड नव्या, आई होप ये आ रहा होगा पूरा, हाँ। सो नरेश एंड नव्या decided to go to each student in the class and ask what their favorite game is. Then they prepared a list. फिर उनके पास ये लिस्ट आ गई। जैसे महनूर ने बोला कि उसको कबड्डी पसंद है, जुबीमोन ने बोला उसको हॉकी पसंद है, सिमरन ने कहा कबड्डी पसंद है, नंद ने कहा उसको पिट्ठू खेलना पसंद है, अंकिता ने कहा कबड्डी पसंद। तो ऐसे सब बच्चों ने अपनी अपनी फेवरेट गेम बताई। लेकिन क्या इतनी बड़ी लिस्ट से हमें अब ऐसे ही देख के हम बता सकते हैं कि कौन की सबसे पॉपुलर कौन सी है? नहीं, क्योंकि ये अभी जो हमारे पास है सारा, ये एक डेटा आ गया है, लेकिन इस डाटा को हमें अरेंज करना है। सो अब हम सीखेंगे इसको अरेंज करना। सो व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्यास क्लासमेट? सो देखो, हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? सिंस लिस्ट यहाँ पे है तो यहीं पे ऑर्गेनाइज कर लेते। तो पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी गेम है। जैसे मुझे दिख रहा है कबड्डी है, तो मैंने इधर लिख लिया कबड्डी। अरे अरे अरे, ठीक है। इससे अगला क्या है? हॉकी दिख रहा है, हॉकी दे लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद पिट्ठू लिख ले इसको। कबड्डी तो क्योंकि हम लिख चुके हैं, सो ये पिट्ठू गेम हो गई। फिर कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट आ गया, क्रिकेट लिख लेते हैं। सो जो जो गेम्स आ रही है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। उसके बाद क्या आया? बैडमिंटन आया, बैडमिंटन लिख लेते हैं। उसके बाद आया फुटबॉल, किसी ने बोला फुटबॉल लिख लेते हैं। उसके अलावा कोई नया गेम दिख रहा है? ये तो पिट्ठू ही है, बैडमिंटन, ये सब लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया।
ये सब भी लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, काउंट करते हैं किसने कितना बोला है। सो हाईलाइट करते हुए चलते ताकि कुछ मिस ना करें। चलो, कबड्डी किस किसने बोला, 1 2 3 4 5 6, बस 6 जनों ने बोला। सो यहाँ पे लिख लिया हमने कि भैया 6 जनों को कबड्डी पसंद है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट देखते हैं हॉकी कितनों को पसंद है। सो 1 2 3 और कहीं आ रहा है 4 5 6, उसके बाद 7 8। सो 8 जनों ने बोला कि उनको हॉकी पसंद है। नेक्स्ट देखते हैं पिट्ठू, देखते हैं कितने बच्चों ने बोला। सो 1 2 3 4 5, 5 बच्चों ने बोला कि उनको पिट्ठू गेम पसंद है। नेक्स्ट देखें अगर हम, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिकेट। सो 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने बोला कि उनको क्रिकेट पसंद है। दिख रहा है ना कैसे हम क्या कर रहे हैं, एक स्पोर्ट पकड़ा हमने और कैलकुलेट कर लिया कि वो कितनी बार आ रहा है। अब देखते हैं बैडमिंटन कितने बच्चों ने बोला। सो 1 2 बच्चों ने सिर्फ, सिर्फ 2 बच्चों को पसंद है बैडमिंटन। और अब बाकी देख लो, इसको भी चेंज कर ले जरा इसका कलर, चलो कोई बात नहीं, इसी से ही कर लेते हैं। सो हमारे पास फुटबॉल बचा, 1 2 3 4 बच्चों को फुटबॉल पसंद है। लो जी, यहाँ पे लिख देते हैं 4। सो यहाँ से हमने क्या किया, डेटा को ऑर्गेनाइज किया। अब देखो, क्या आप मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम कौन सी है, जिसके आगे सबसे बड़ा नंबर है। जैसे ये दिख रहा है मुझे, हॉकी 8 बच्चों को पसंद है, तो सबसे पॉपुलर गेम कौन सी हो गई, सबसे पॉपुलर गेम हो गई हॉकी, क्योंकि वो 8 बच्चों को पसंद है। ठीक है, सो ये अभी एक तरीके, ऐसे बहुत सारे तरीके सीखोगे इस चैप्टर में। चलो, सो अब आंसर देते हैं। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। सो अभी हमने बताया भाई कौन सी है, हॉकी है भाई, हॉकी। और ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। अब ये तो भाई मैं तो मेरे पास तो क्लास है नहीं, आप भी अपनी क्लास में ट्राई कर सकते हो। सब बच्चों से जाके पूछो तेरे को कौन सी गेम पसंद है, तेरे को कौन सी पसंद है, और लिस्ट बनाना और देखना सबसे पॉपुलर गेम कौन सी है आपकी क्लास में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परी वॉन्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पुट अ टिक for the question where she needs to carry out data collection and put a cross for the question where she doesn't need to collect data. Discuss your answers in the classroom. अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है क्या इसके लिए उसको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो टिक। अगर इसके डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है तो क्रॉस। जैसे कि पहला है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट। अब उसके क्लासमेट्स को सबसे पॉपुलर कौन सा है, उसके लिए उसको लिस्ट बनानी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। सो टिक। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, इसके लिए कोई डेटा कलेक्शन की जरूरत नहीं है, ये तो उसको हिस्ट्री में चेक करना पड़ेगा, उसको पता चल जाएगा। सो डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। अब उसकी लोकेलिटी में कितना पानी वेस्ट हो रहा है, ये उसको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से इतना वेस्टेज आ रहा है, इतना वेस्ट इधर से हो रहा है, सारी जगह को कैलकुलेट करके उसको पता चलेगा टोटल वेस्टेज। मतलब डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या डेटा कलेक्ट करके पता चलेगी, नहीं, अपनी किसी भी एसएसटी की टेक्स्ट बुक में देखेगी उसको पता चल जाएगा। सो डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं टेलीमार्क्स। अब ये टेलीमार्क्स क्या होता है, ये क्या लाइनें ऐसे डाल रखी हैं, टेलीमार्क होता है, पहले पढ़ते हो फिर मैं आपको समझाऊंगी। So, Sri Nilesh is a teacher. He decided to bring sweets to the class to celebrate the new year. अब उन्होंने सोचा न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगा, बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेके जाता हूँ। सो अब उन्होंने क्या देखा कि एक स्वीट शॉप पे जो पास में ही थी उस पे क्या क्या था, जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी, रसगुल्ला, ये सब चीजें थी। अब उसने सोचा he wanted to know the choices of their children. He wrote the names of the sweet on the board and asked each children to tell their preference.
अब उसने सोचा भाई इतनी सारी चीजें हैं, अब कौन सी चीज, गुजिया कितनी लेके आऊं, गुलाब जामुन कितने लेके आऊं, बच्चों से पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सारी जितनी स्वीट्स थी शॉप पे लिख दिया। फिर एक एक बच्चे से पूछा बताओ तुम्हें इसमें से क्या खाना है। तो एक एक बच्चे की उनको चॉइस पता चल गई। लेकिन जब वो डेटा कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या किया, देखो दो तरीके हैं समझना इसको, तब आपको समझ में आएगा टेलीमार्क का यूज क्या है। देखो एक तरीका है कि जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा गुलाब जामुन, ठीक है, फिर उन्होंने लिख दिया जलेबी या जो भी अलग अलग थी। अब उन्होंने एक बच्चे से पूछा बताओ, मान लो वो लड़की का नाम था अंकिता, तो अंकिता ने कहा कि सर मुझे गुलाब जामुन पसंद है। फिर उन्होंने पूछा, मान लो उसका नाम श्रुति था, उसने कहा कि मुझे जलेबी पसंद है। ऐसे करते करते या तो वो सबके नाम लिखते रहेंगे, लेकिन वो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, या एक और तरीका क्या हो सकता है कि वो बच्चों की लिस्ट बनाते और उसके आगे जैसे अंकिता तुम्हें क्या पसंद है, फिर उसको जो पसंद है यहाँ लिखते, फिर श्रुति से पूछते तुम्हें क्या पसंद है, फिर यहाँ लिखते, फिर स्वाति से पूछते तुम्हें क्या पसंद है, फिर यहाँ लिखते, फिर दानिया से पूछते तुम्हें क्या पसंद है, फिर यहाँ लिखते। सो भैया ये भी कितना लंबा काम है। सो उन्होंने सोचा मैं टेलीमार्क का यूज करूंगा। अब टेलीमार्क क्या करता है, देखो टेलीमार्क का सिर्फ एक रूल होता है कि आपको ऐसे करना है 1 2 3 4, और जैसे ही 5 आएगा 3 लाइन क्रॉस। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब आप एक बार टेलीमार्क बनाना सीख जाओगे, उसको रीड करना बड़ा आसान है। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं टक 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 टक, सो देखते हुए पता चल जाएगा ये तो 5 है, ये 1 हो गया, 6 हो गया। ऐसे अगर मैंने लिख दिया टक 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 टक, और ऐसे तो 5 6 7 हो गया, ठीक है। सो टेलीमार्क का बस एक रूल क्या है कि आप 4 लाइंस डालोगे और जो 5वीं लाइन होगी वो ऐसे इनको क्रॉस करती हुई स्लैंटिंग लाइन होगी, ठीक है। यही उन्होंने किया। आओ देखें, यहाँ पे उन्होंने लिखा जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी, रसगुल्ला, और एक एक करके उन्होंने यहाँ पे मार्क करना। जैसे पहले बच्चे ने बोला जलेबी, उन्होंने कहा ठीक है जलेबी का एक हो गया। फिर किसी ने बोला गुजिया, यहाँ पे उन्होंने कर दिया। फिर किसी ने बोला रसगुल्ला, यहाँ पे कर दिया। फिर एक और बच्चे ने गुजिया बोला, ऐसे कर दिया। सो इस तरीके से उन्होंने सारा डेटा नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेबल है ना, ये पूरा कंप्लीट नहीं है कि देखो यहाँ पे तो 5, ये तो पता नहीं भाई ये क्या है, 5 और साथ में एक और डंडा है मतलब 6, करेक्ट। यहाँ पे कितना है 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब ये कितना है 5 5 10 11 12 13, देन 1 2 3 लिख दो। देन ये तो पता है हमें 5 6 7, तो ये हो गया 7। अब आप सोचोगे कि यार इसमें इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है, ऐसे कर लेते 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तो 7 है। लेकिन यही मान लो अगर ऐसा होता 20 तक करते रहो कट कट, तो आप क्या काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो टाइम ज़्यादा लगता है। यही अगर ऐसे है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ऐसे। सो आप कहोगे 5 10 15 16, कितनी जल्दी काउंट किया हमने, है ना। इसीलिए दिमाग लगाया उन्होंने। 1 2 3 4 और फिर कट, ऐसे भी लगा सकते हो 1 2 3 4 कट, ऐसे भी लगा सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं टेलीमार्क। अब ये जो साइड पे बेचारा कंफ्यूज सा बच्चा है, ये क्या लेके बैठा है, ये बैठा है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है जैसे जलेबी 6 बच्चों को पसंद है, गुलाब जामुन 9 बच्चों को पसंद है, गुजिया 13 बच्चों को पसंद है। तो ये जो आपका पास यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसे समझो कि गुलाब जामुन कितना फ्रीक्वेंटली लोगों को पसंद है, गुजिया कितना फ्रीक्वेंटली लोगों को पसंद है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। देखो पेज नंबर 76 पे है पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, अब इनकी हेल्प करनी है। हाउ मेनी स्टूडेंट चोज जलेबी, कितने बच्चों को जलेबी पसंद है, देख लो। इसको सारा रब कर देते, साफ सुथरा रखते हैं। अच्छा नहीं रब कर दिया तो ये रह जाएगा ना, कोई बात नहीं। इसकी नंबरिंग फिर से लिख लेते हैं। कितना था ये, यहाँ पे था 13 और ये तो 3 है और ये 7 है। ठीक है ना, 5 6 7। चलो जलेबी कितने बच्चों को पसंद है, 6 बच्चों को। तो सर को कितनी जलेबी लानी पड़ेंगी, 6 जलेबी। और उसके बाद बर्फी वॉज चूजन बाय, बर्फी कितने बच्चों को पसंद है, 3 बच्चों को। सो 3 आएंगी सर बर्फी। और हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुजिया, गुजिया कितने बच्चों को पसंद है, गुजिया 13 बच्चों को, 13 बच्चों के लिए आएगी गुजिया।
और एक मैं भी ले लूंगी, सर को कहेंगे 14 ले आना। उसके बाद है रसगुल्ला वॉज चूजन बाय, रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद था, रसगुल्ला 7 बच्चों को। सो रसगुल्ला हो गया भाई हमारा 7। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट चोज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितने बच्चों ने बोला था, 9 बच्चों ने। सो 9 आएंगे गुलाब जामुन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट each type of sweet to the correct student, explain if it is not sufficient what is the alternate। अब वो कह रहे हैं कि सारी चीजें आ गई, ठीक है, जो यहाँ पे लिस्ट में था ना, देखो हम वो ले आए भाई 6 जलेबियाँ आ गई, 9 गुलाब जामुन आ गए, 13 गुजिया आ गई, 3 बर्फी आ गई और 7 रसगुल्ले आ गए, लेकिन किस बच्चे को क्या देना है, क्या ये इंफॉर्मेशन इस टेबल में है, नहीं, हमें तो बस ये पता है कि कितने बच्चों को क्या खाना है, लेकिन कौन से बच्चों को क्या देना है उसके लिए क्या हो सकता है। देखो अब उनके पास सफिशिएंट चीज है तो क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, जैसे पहले बच्चे के पास गए, आपने क्या कहा था, वो कहेगा गुलाब जामुन, निकाल के उसको दे दो। फिर दूसरे के पास गए, वो कहेगा बर्फी, उसको निकाल, लेकिन बच्चों को झूठ नहीं बोलना, नहीं तो कम ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो एक एक बच्चे से पूछ के वो उनको दे सकते हैं, ठीक है। या वो फिर से एक ऐसी लिस्ट बना ले जिसमें हर बच्चे के नाम के आगे वो लिख ले कि इसको क्या पसंद है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। Sushri Sandhya asked her students about the sizes of the shoes they wear. She noted the data on the board. अब जैसे उसने बच्चों से पूछा और एक ने बोला मैम 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो जो भी उनका शू साइज था वो सब उसने बोर्ड पे लिख लिया। अब यहाँ पे तो बस ऐसा अलग अलग नंबर्स लग रहे हैं, तो उसने क्या किया, इस सभी डेटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अभी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आंसर करना कितना आसान हो जाएगा। जैसे देखो अगर हम इधर जाए, पहला क्वेश्चन ही क्या है, हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग द लार्जेस्ट शू साइज इज। अब मान लो अभी असेंडिंग ऑर्डर में भूल जाओ अरेंज किया, यहाँ पे आपको ढूंढना है, तो आप देखोगे 4 5 4 ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे 6 बड़ा है, नहीं 7 7 बड़ा है, 7 से बड़ा कोई है नहीं, 7 है, लेकिन हमें टाइम लगा। यही चीज जब असेंडिंग ऑर्डर में हो रही है, सो अब सीधा लास्ट में देखोगे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7। सो देखा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से फायदा हो गया। सो क्या किया, यहाँ पे क्या है, क्या नंबर है लार्जेस्ट, 7। द स्मॉलेस्ट शू साइजेस, सबसे पहला देख लो 3 है स्मॉलेस्ट शू साइज। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर साइज 5, साइज 5 देखो कितने बच्चे पहनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे। अच्छा एक चीज और देखो, अगर हम इसको और टेलीमार्क वगैरह की हेल्प से अरेंज करेंगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना, पर अभी ऐसे ही आंसर करते हैं। सो देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज लार्जर देन 4। अब 4 से बड़ा कितने जने पहनते हैं, ये 5 तो अभी काउंट करें हमने, कितने हैं 10, तो यही हो गए, बाकी 1 2 3 4 5, सो 15, टोटल 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका शू साइज 4 से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन। हमने देखा कि भैया अदरवाइज हमें पूरा लिस्ट में छांटना पड़ता सबसे बड़ा नंबर, पूरे उसमें छांटना पड़ता सबसे छोटा नंबर, और खासकर जब वो बोलते कि बताओ किसके कितने बच्चे हैं जिनका 5 से बड़ा है, नहीं 4 से बड़ा शू साइज है, तो उस डेटा में कितना टाइम लगता। लेकिन क्योंकि ये ऐसे असेंडिंग में था तो लार्जेस्ट नंबर देखना भी आसान हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर भी, और 5 सारे ऑलरेडी एक साथ है, आपको सिर्फ काउंट करना पड़ा, है ना। उसके बाद है आर देयर अदर वे टू अरेंज द डेटा, क्या हम और किसी वे में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जरा करके देखते हैं, इसको यहाँ पे जरा इस तरीके से लगाते हैं और हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख लिया हमने शू साइज, अरे 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 ये कौन सा तरीका है, सो शू साइज क्या क्या है, 3 है, 4 है और 5 है, 6 है और 7 है। चलो देखो 3 कितनी बार है, 3 बार, या तो ऐसे 1 2 3 ऐसे कर लो, या फिर टेलीमार्क की जगह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, सो 9 डायरेक्ट लिख लिया हमने। देन 5 तो हमें पता है 10 बार है, 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स, और 7 कितनी बार है, 1 बार। सो यहाँ देखो देखते ही पता चल रहा है 3 शू साइज 3 बच्चों का है, 4 नंबर 9 बच्चों का है, 5 नंबर 10 बच्चों का है, 6 नंबर 4 और 7 नंबर 1 बच्चे का है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे
from your home to school or while walking from one place to another, record the data and fill in the following. So क्या क्या ट्री दिख सकता है, जैसे पीपल का पेड़ कितनी बार दिखा, नीम का, बैनियन का दिख सकता है, या एप्पल, वो तो डिपेंड करते हैं ना भाई तुम किस जगह पे हो, वहाँ पे कौन से ट्री ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखते हैं. सो चलो मान लिया हमें 3 पीपल के पेड़ दिखे भाई, 4 हमें नीम के दिखे, 2 हमें दिखे बैनियन के और 2 ही दिखे एप्पल के. ठीक है, कुछ भी डेटा हो सकता है यहाँ पे रैंडम, आप भी अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो. विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा कौन सा ट्री दिखा हमें, नीम वाला दिखा. भैया ये सबके आंसर देखो अलग अलग होंगे, ऑब्वियस वाली बात है ना भाई, मैंने यहाँ पे कोई नाम लिखे, मैंने कुछ नंबर लिखा होगा, तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं. विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे कम कौन से थे हमारे, बैनियन ट्री और एप्पल ट्री, दोनों ही, क्योंकि 2-2 दिखे सिर्फ हमें. और पूछा है वर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर, हाँ भाई ये भी 2 ये भी 2, तो सेम आंसर हो जाएगा कि बनियन एंड एप्पल ट्री हमें सेम नंबर में दिखे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो. सो 5th क्वेश्चन है हमारे पास, टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एंड एनी स्मॉल न्यूज item from a newspaper. Each student may use a different article. Now prepare a table on the piece of paper as given below. Count the number of each of the letters C, E, I, R and X in the words of the newspaper article and fill in the table. अब आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लिया आपने, उसमें से कोई भी एक क्लिपिंग ले लेना, एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेना, एंड आपको एक टेबल बनाना है जिसमें हमने लेटर लिखा C, E और क्या क्या है, आई है, आर है और एक्स है. ठीक है, अब आप उस क्लिपिंग में मार्क करते हो चलोगे, सी कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, टेली मार्क की तरह लिखते रहना. मान लो सी आपने देखा कि उस क्लिपिंग में आया 20 बार. ठीक है, इसी तरीके से ई आपने देखा, ई आया हमारा, ई क्योंकि एक वोवल है ज़्यादा आएगा, सो 40 बार आया. आई आया मान लो 35 बार, आर हमारा आया मान लो 30 बार, एक्स हमारा आया 10 बार. इस तरीके से हम लिख लेंगे. थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर ऐसे ही हवा में कर रहे हो वैसे तो लिखोगे ना तो आपका एक्यूरेट ही आएगा. अगर लेकिन क्लिपिंग से नहीं देख रहे हो, रैंडम टेबल बना रहे हो, तब भी सोच समझ के देखो. एक्स एक लेटर है, कितने कम वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर एक्स आता है, या जो वर्ड्स एक्स से शुरू होते हैं तो वो सबसे कम ही होगा. आई और ई ये दोनों क्या है हमारे, वोवल्स है. अगर हम इसमें भी देखेंगे ना तो देखो कितनी बार हमें दिख जाएगा, ई ये रहा, और देखो ई ये रहा, आई ये रहा, ई ये रहा, आई ये रहा, ई ये रहा. सो दिख रहे कितनी बार हमने 2 लाइनों में ही देख लिया. तो ये वोवल्स है, ये ज्यादा रिपीट होंगे. देन सी हो गया, आर हो गया. ठीक है, इस तरीके से हो गया. ये हमने एक टेबल बना लिया. अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ओला टेबल तो बना रखा था, हम यहाँ पे लिख लेते हैं. चलो कलर चेंज करते हैं जरा. हमने लिखा 20, 40, 35, सो सी लिखा 20, ई 40, आई 45, 45 था 30 था, 30 लिख लो. चलो इसको 35 कर देते हैं. आर क्या था हमारा, आर कितनी बार लिखा था हमने, 30 बार, और एक्स 10 बार, सो 30 और 10. ठीक है, एनी अदर लेटर ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस का और भी कोई लेटर लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख लेना. जैसे अगर मान लो ए लिख लिया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बार आएगा. ठीक है, क्योंकि ए अगेन हमारा वोवल है और वोवल्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं वर्ड्स के बीच में. नाउ द लेटर फाउंड द मोस्ट इन द नंबर ऑफ आइट, कौन सा सबसे ज़्यादा है, ई लेटर देखा हमने कि सबसे ज़्यादा आया है. देन द लेटर फाउंड द लीस्ट, सबसे कम कौन सा लेटर आया है, एक्स आया है. ठीक है, सबके इसके भी आंसर अलग अलग हो सकते हैं, बट 90% ऐसा ही होगा कि वोवल्स ज़्यादा दिखेंगे आपको, कॉन्सोनेंट्स कम दिखेंगे. सो लिस्ट द 5 लेटर सी, ई, आई, आर, एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. आप देखो असेंडिंग ऑर्डर में अगर लगाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले सबसे छोटा. सबसे छोटा क्या है हमारे पास, 10 किसके पास है, x, तो ये हो गया x. उसके बाद 10 से बड़ा 20 c है, 20 से बड़ा 30 r है, फिर 35 i है, और फिर 40 सबसे ज़्यादा e है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. अब क्या बोला है, नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट. इज योर ऑर्डर द सेम और नियरली द सेम एज देयर्स. सो वो कह रहे हैं देखो ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइकली टू हैव x, C, R, I, E. हमारा ऑर्डर भी यही आया ना. क्या रीजन है इसका, कि भाई जो हमारे 5 वोवल्स होते हैं वो वर्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं. ठीक है, चलो सो व्हाई डू यू थिंक सो, ये मैंने आपको बता दिया. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट डी पार्ट है, राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क. तो क्या प्रोसेस फॉलो करा होगा हमने, जैसे हमने लिया
सी। अलग अलग सबके तरीके हो सकते हैं। मान लो किसी ने एक अलग अलग हाईलाइटर ले लिया कि सी आएगा तो रेड कलर से मार्क कर दूंगा, आई आएगा तो ग्रीन कलर से मार्क कर दूंगा, या हमने स्टार्ट किया कि पहले सबसे पहले पूरे पैराग्राफ में सी ढूंढते, तो हमने ऐसे स्टार्ट किया, कितनी बार आया, कितनी बार आया, एक बार, फिर आगे देखा एक और बार आया, एक और बार आया, एक और बार आया, एक और बार, ऐसे करते करते पूरे आर्टिकल में सी देख लिया। फिर आ गए हम ई पे, फिर हमने पूरे आर्टिकल में देखा कितनी 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 बार, ऐसे ऐसे करते 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 हमने इसको लिख लिया। इस तरीके से ये होगा हमारा प्रोसेस। उसके बाद बोला है इफ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो। अगर यही आप किसी नए न्यू आर्टिकल के साथ करते हो न्यूज़पेपर के, तब भी प्रोसेस तो हमारा सेम ही रहेगा, है ना। नाउ आई होप जितना मैंने इस सेशन में समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे का जो चैप्टर बचा है, जो पेजेस बचे हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट पार्ट।